नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द नोटबुक पे। आइए आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जीव विज्ञान के 1000 प्रश्नों का समावेश, जिसमें इसका पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसमें हम 100 क्वेश्चंस को देखेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये आगामी परीक्षा को देखते हुए मैंने इन प्रश्नों का समावेश किया है। चलिए शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये थे लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु। जीव विज्ञान के अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास समझाया था लेमार्क ने। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। अगला है, फूलों की खेती, इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फसलों की खेती एग्रोनोमी। फसलों की खेती को क्या बोलते हैं? एग्रोनोमी। कौन से तत्व पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायी थे? ये थे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों तत्वों की वजह से पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज ने। चलिए नेक्स्ट है, सबसे बड़ा पक्षी, ये शुतुरमुर्ग होता है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, ये होता है राइजोबियम। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने वैसे सारे जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों का समावेश किया है, तो ध्यान से देखिएगा। यीस्ट क्या है? यीस्ट एक कवक है, फंजाई है। लाइकेन किनके सहजीवी साहचर्य होते हैं? ये शैवाल और कवक। ऐसे समझ लो लाइकेन में आपको क्या क्या मिलता है, कैसे बना होता है लाइकेन। शैवाल और कवक दोनों से मिलके लाइकेन बनता है। लिटमस पत्र अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। जो लिटमस पत्र है जिसे हम अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है? लाइकेन से। इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा है? ऐसा पौधा जिससे प्रदूषण का पता चलता है, ये संकेतक है लाइकेन। ये भी लाइकेन ही है। किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? ऐसी कौन सी फसल है जिसमें जो जैव उर्वरक हैं एजोला और एनाबीना इनका प्रयोग किया जाता है? चावल। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा आपको मिलता है पाइन से, पाइन के बीज से। नेक्स्ट है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, यह है सिकोया। कौन सा है सबसे लंबा जीवित वृक्ष? सिकोया। अगला क्वेश्चन है, जो पौधे नमक में उगते हैं कहलाते हैं हेलोफाइट। जो पौधे नमक में उगते हैं हेलोफाइट। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? उनमें श्वसन तंत्र मानव की तरह नहीं होता, उनमें होता है वातक तंत्र। मकड़ियाँ किस प्रजाति में आती हैं? तो मकड़ियाँ, एक और बता दूं, यहाँ ये कीट नहीं होती हैं, कीट प्रजाति में नहीं होती, ये आर्थ्रोपोडा में आती हैं। आर्थ्रोपोडा का मतलब है ऐसे जीव जंतु जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं, जैसे मकड़ी और बहुत सारे जो देखे होंगे आपने जिनके पैरों में जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, उनको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं? मकड़ी में 4 जोड़ी आँखें होती हैं। मछली किस अंग द्वारा श्वसन करती है? तो मछली में गलफड़े होते हैं, उससे श्वसन करती है। किसकी उपस्थिति के कारण
गिरगिट का रंग बदलता है, गिरगिट का रंग बदलता है, उसकी स्किन में वर्णक होता है। उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो उड़ने वालों में ये होता है चमगादड़, जो कि पक्षी नहीं होता, ये मैमल होता है। मैमल जो कि आदमी होते हैं, मनुष्य जाति मैमल में आती है। ऐसे प्राणी जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, मैमल। भारत का जलीय प्राणी है गंगे डॉल्फिन, ये आप जानते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमारे अंदर जो परिसंचरण तंत्र है, जो खून का जो सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो कैसा है? बंद। क्योंकि अपने यहाँ अपनी बॉडी के अंतर्गत खून नसों में और उनमें चलता है, जो धमनियाँ और वो होती हैं उनमें चलता है, और ये इनमें ओपन पाया जाता है। कौन सा है? कॉकरोच व सिल्वर फिश में। विषाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, ये हैं इवानोव्स्की। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइट्रिक अम्ल के उत्पादन का औद्योगिक स्रोत, माफ कीजिएगा, ये स्रोत है, क्या है? ये है एस्परजिलस। साइट्रिक अम्ल के उत्पादन का औद्योगिक स्रोत क्या है? एस्परजिलस। कौन सा कवक खाने योग्य होता है? ऐसा नहीं ये जितने भी फंजाई या कवक होते हैं सबको खा लें, नहीं, कुछ होते हैं उनमें से। जैसे एक है मोरकेला एस्कुलेंटा, ऐसे समझ लो खाने के लिए क्या होता है? केला, तो वो खाने योग्य है। ऐसे मोरकेला एस्कुलेंटा, ये आया हुआ प्रश्न है, इसीलिए मैंने डाला है। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जीव है पृथ्वी पर नील हरित शैवाल। कौन सी शैवाल प्रजाति भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है? अब ऐसे कौन से शैवाल हैं जिनको कि भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं? वो हैं जैसे एक अल्वा, नोस्टॉक और अम्लिकस। इन शैवालों को हम भोजन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? यह है कोशिका। कोशिकाओं का आत्मघाती बैग या थैला कहा जाता है लाइसोसोम। कोशिकाओं का आत्मघाती बैग, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डेड सेल्स को खा जाता है। जो कोशिकाएं मर जाती हैं हमारे शरीर में, उनको ये खा जाता है, क्योंकि एक कोशिका में रहता है। चलिए ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेरा एम है शॉर्ट एंड क्रिस्प, सीधे बुलेट की तरह जो क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आपको आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है। साथ ही साथ अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारी और भी मैंने सीरीज़ चला रखी हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम बहुत डिटेल में कराते हैं। कोई भी टॉपिक होता है उसको पूरा अच्छी तरीके से बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मेरा यहाँ कोशिश ये रहेगी आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको पॉइंट टू पॉइंट ही लेके चलो। चलिए, कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है ये। मनुष्य की किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी कौन सी कोशिका है ह्यूमन बॉडी में जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता? आरबीसी। कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? डीएनए एक तो केंद्रक में होता है सेल के, एक डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे सारे हैं, मैं बार बार नहीं कहूँगा, माफ़ कीजिएगा। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन पाए जाते हैं। जीन मिलते हैं गुणसूत्रों में। सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? ये किया था फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर थे, उन्होंने सर्वप्रथम डीएनए को अलग किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डीएनए के दो स्ट्रैंड किस प्रकार बंधे होते हैं? डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे होते हैं। ऐसा कोशिकांग जो केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है,
ये देखा होगा आपने, हरित लवक। कोशिका झिल्ली, जिसमें, माफ़ कीजिए, किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन व लिपिड से। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये है 23 पेयर्स, 23 जोड़ी। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक। किस जीव को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? ये होता है वायरस, विषाणु। ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, ना तो हम इसे सजीव कहेंगे ना निर्जीव कहेंगे, क्योंकि कुछ कुछ लक्षण इसमें सजीव के भी होते हैं, कुछ निर्जीव के भी। चलिए, पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका, ये होता है शुक्राणु, स्पर्म। सबसे छोटी कोशिका पुरुषों में स्पर्म। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, यहाँ मानव कहा है मैंने, मतलब पुरुष और महिला दोनों में, तो वो तंत्रिका कोशिका होती है। ये स्पेशली पुरुष में होता है, सबसे छोटा शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका, ये अगर हम सभी जीवों की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। संवहनी पौधों में पानी ऊपर कैसे पहुंचता है? तो ये पौधों में पानी जाइलम ऊतक द्वारा पहुंचाया जाता है, और फ्लोएम ऊतक मुख्यतः उत्तरदायी होता है। मीन्स फ्लोएम ऊतक का काम क्या होता है? ये पादपों में ही होता है, भोजन ले जाने के लिए। अब यहाँ आप कंफ्यूज होंगे, जाइलम और फ्लोएम में कौन क्या ले जाता है, परीक्षा में कंफ्यूज हो जाएं, तो मैं बता देता हूँ। जाइलम, इसमें आ रहा है जल, ये ले जाता है जल यानी कि पानी। फ्लोएम से सब पकड़ो फूड या फल। फल क्या होते हैं? वो भी तो फूड ही होते हैं। तो ये भोजन को ले जाता है, ये जल को ले जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया, ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है। जिस प्रक्रिया से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसको हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। मानव की त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा, आपकी जो स्किन है उसका सबसे बाहरी हिस्सा होता है एपिडर्मिस। यहाँ पे एपी मीन्स होता है बाहर, आउटर डर्मिस मीन्स स्किन से रिलेटेड। जो त्वचा का बाहरी हिस्सा उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन बोलते हैं। रक्त एक क्या है? ये एक ऊतक है, उसको द्रव नहीं बोलते, ये एक संयोजी ऊतक है। मानव रक्त के पीएच का मान कितना होता है? ये होता है 7.4। 7 उदासीन होता है, इससे कम अगर रीडिंग आती है 7 से तो वो एसिडिक हो जाता है, अम्लीय, और इससे ऊपर तो बेसिक यानी क्षारीय। तो मानव का रक्त कैसा होता है? हल्का क्षारीय, क्योंकि 7 पे उदासीन और ये पॉइंट ज़्यादा ही है, बस 0.4। चलिए, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। रुधिर में प्लाज्मा होता है उसमें जल का परसेंटेज 90%। मनुष्य की आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट है, पौधे के कुछ भाग जैसे पत्ते, तने मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। इनकी नम्यता का क्या कारण होता है? ये होता है मृदुतक। इसमें ऐसा मृदु माने सॉफ्ट वाला ऊतक होता है जिसकी वजह से ये आसानी से मुड़ जाते हैं, टूटते नहीं। ऊंट का कूबड़, नेक्स्ट है, ऊंट का कूबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ऊंट का कूबड़ बसा में ऊतक का बना होता है, बसा में ऊतक। चलिए, शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है, ये बसा में, ये भी बसा में, बॉडी को गर्म रखने के लिए वसा में ऊतक की यही उत्तरदायी होता है। चलिए 65 है, पादप ऊतकों के प्रकार हैं। पादप ऊतकों के, ये आप बस एक बार देख लो क्योंकि एग्जाम में आ जाता है तो आपको क्लिक हो जाए। पहला है सरल स्थायी ऊतक, दूसरा है जाइलम और फ्लोएम, ये मैंने बताया था आपको, जो जल और भोजन ले जाते हैं। जाइलम ऊतक पादपों के किस अंग में उपस्थित होता है? अब जाइलम है, पानी ले जाएगा तो ये जड़ में भी रहेगा, तने में भी होगा और पत्तियों में भी होगा। चलिए
अगला है अपना फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। अभी बताया था मैंने, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन, क्योंकि पेड़ में पत्तियों में ही भोजन बनता है, वहीं पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और उसको करने के लिए रंध्र अति आवश्यक चीज़ वस्तु होते हैं। वस्तु मीन्स पार्ट होते हैं, माफ़ कीजिएगा। और मैं वैसे भी इतना लंबा जा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। ये हम बुलेट नोट्स वाली सीरीज़ है हमारी, इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन क्या करूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बता देना चाहिए, इसीलिए चलो कोई नहीं। फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य है पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। पादप जो ऊतक थे आपने देख लिए, जंतु ऊतक भी देख लो। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, या फिर जंतु ऊतक के कुछ प्रकार के नाम आप देख लो, जैसे पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक ये पूछा जाता है, जैसे निम्न में से कौन सा ऊतक पादप ऊतक नहीं है, तो 3 पादप ऊतक दे देगा, 1 उपकला दे देगा। लगता है ये पादप ऊतक है, नहीं ये जंतु ऊतक है। चलिए, उपकला ऊतकों का जंतुओं में कार्य। उपकला ऊतक जो होता है ये जंतुओं में जल का अवशोषण, भोजन का अवशोषण, रक्षात्मक आवरण, जो रक्षात्मक आवरण होता है, भोजन का अवशोषण होता है और जल का अवशोषण होता है, ये उपकला ऊतक का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट है वह ऊतक जिससे मानव शरीर के लगभग 30% भाग, ह्यूमन बॉडी का 30% भाग बना होता है, तथा जो विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों एवं अंगों को जोड़ता है, ये होता है संयोजी ऊतक। मानव की WBC यानी वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल कितना होता है? 10 से 12, कहीं आपने देखा होगा, लेकिन मैं ये लेके चलूँगा, ये NCERT का है, 10 से 13 दिन। हाँ, लगभग इतना ही आएगा, आप देख लेना, 10 से 13 दिन होता है WBC का जीवन काल। मानव शरीर के किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं या RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? ये होता है स्प्लीन, इसको प्लीहा बोलते हैं। मतलब लाल रक्त कणिकाएं जब 120 दिन की समथिंग इनकी लाइफ होती है, जब ये जाके मरती हैं तो कहाँ आ जाती हैं? प्लीहा। मूली उदाहरण है जड़ का। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें बॉटनी, वनस्पति शास्त्र के भी काफ़ी क्वेश्चंस डाले हैं, क्योंकि यहाँ से पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का नेचर आप देख के आपको पता लग रहा होगा। अगला है तने के रूपांतरण का उदाहरण है। तो तना कौन कौन होता है? प्याज, अरबी, आलू, अदरक। प्याज, अरबी, आलू, अदरक, ये सब क्या होते हैं? तने के रूपांतरण। चलिए अगला है प्रकंद, इसको राइजोम बोलते हैं। इंग्लिश में कभी कभी राइजोम ऐसे हिंदी में लिख के दे देगा। राइजोम का एक उदाहरण है ये अदरक होता है जी। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है सूखे प्रकंद से। ये राइजोम मैंने बोला था, राइजोम मीन्स ऐसा गांठों जैसा जो होता है उसको बोलते हैं। काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का पौधा पेड़ नहीं होता, ये बेल टाइप की होती है, इसको लता भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो प्याज में जो खाद्य पदार्थ है वो सेल्यूलोज के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट है घटपर्णी का कौन सा भाग एक घट या पिक्चर के रूप में परिवर्तित हो जाता है? चलिए ये तो समझा ही देता हूँ, क्योंकि मुझसे भी नहीं रहा जाता जब तक मैं थोड़ा समय का अभाव है, जल्दी समझाता हूँ। एक पौधा होता है घटपर्णी, इसमें बेसिकली क्या होता है, ये पौधे के जो पत्तियाँ होती हैं वो आगे जाके घड़े जैसा रूप ले लेती हैं और उसका ढक्कन ऊपर से खुल जाता है। जब भी कोई कीट आता है तो ये कीट को जैसे ही उस फूल में, उस घड़े नुमा पत्ती में, माफ़ कीजिएगा, जब वो आता है, एंटर करता है, तो वो ढक्कन बंद हो जाता है। उससे क्या है, वो कीट मर जाता है। फिर उसका अवशोषण ये पौधे, जो घटपर्णी नाम का पौधा है, वो कीट का अवशोषण कर लेता है।
उसको पचा लेता है, क्योंकि उसमें ऐसे पाचक रस पाए जाते हैं। अब ये घट मीन्स घड़े का रूप, कौन घड़े के रूप में कौन परिवर्तित होता है? ये होता है पत्ता, इसीलिए इसको बोलते हैं घटपर्णी पादप। अच्छा, ये कीटों को क्यों फंसाता है? क्योंकि ये ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, और कीटों से या कीड़ों से जिनको ये खाता है उससे ही अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, घटपर्णी पादप। चलिए अगला देख लेते हैं, ज़्यादा समय लगेगा फिर। सबसे छोटे फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो बोल्फिया है सबसे छोटे फूल, सबसे छोटे फूल या सबसे छोटा पौधा, माफ़ कीजिए, सबसे छोटे फूलों वाला पौधा है ये। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? ये रेफ्लेशिया, और सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया। ऐसे समझो, सबसे छोटा पुष्प होता है वोल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेशिया। आभासी फल या फॉल्स फ्रूट या झूठा फल, सेब, ये कौन सा होता है? सेब, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। टमाटर क्या है? टमाटर सब्जी नहीं फल होता है दोस्तों। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? ये होता है लाइकोपीन। लाइकोपीन एक वर्णक होता है जो उसमें होता है, जिसकी वजह से ये लाल दिखता है। पपीते के पीले रंग का कारण क्या है? ये है कैरिकोजेंथिन, ये भी वर्णक होता है पपीते में, कैरिकोजेंथिन। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण होता है, मिर्च जो हमें तीक्ष्ण लगती है या जिसका स्वाद कड़वा होता है, इन माई लैंग्वेज वट एवर यू कॉल, तीक्ष्ण या शार्प जो भी बोले, जो मिर्च का जो स्वाद होता है वो किसके कारण होता है? कैप्साइसिन, कैप्साइसिन या कैप्सैसिन ऐसे लिखा होगा, बस ये याद रखना, कैप्सैसिन। अफीम या पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ये इसका आधा पका हुआ फल होता है जिससे हमें अफीम या पोस्त प्राप्त होती है। अगला है, पौधों की वृद्धि मापने हेतु जगदीश चंद्र बोस ने कौन सा उपकरण बनाया? तो पहला तो यही है कि इसमें दो क्वेश्चंस हैं कि पौधे की वृद्धि मापने हेतु जो उपकरण किन ने बनाया था? जगदीश चंद्र बोस ने, और उस उपकरण का नाम क्या था? कैस्कोग्राफ। नेक्स्ट है, प्याज का खाद्य भाग होता है, ऐसा कौन सा भाग है जो प्याज में हम खाते हैं? वो होता है गूदेदार पत्ते। चलिए 90 नंबर का क्वेश्चन है, पौधे के तने में गुरुत्व के विरुद्ध जल संचलन का आधारभूत कारण क्या होता है? मीन्स पौधे का जो तना होता है उसमें जो पानी है वो ऊपर चढ़ता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण नीचे लगता है, फिर भी वो कैसे चढ़ जाता है? इसके पानी ऊपर चढ़ने का जो कारण है वो होता है बाष्पोत्सर्जन। चलिए, अनिषेक फल है, ये होता है केला। अब देखिए, आप कहेंगे फिर यहाँ पे भी आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो ये जानना ज़रूरी है अनिषेक होता क्या है। अनिषेक फल का मतलब होता है, आपने निषेचन सुना होगा। निषेचन कब होता है? जब मेल का जो स्पर्म है या शुक्राणु है या जो भी है मेल का, वो फीमेल के गैमेट से, फीमेल के जो ओवम होता है अंडे से तब मिलता है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। लेकिन ये केले का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसमें बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के ये भ्रूण बन जाता है। वैसे भ्रूण कैसे बनता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलेंगे तो निषेचन होगा, तब जाके बनेगा भ्रूण, भ्रूण से बनता है फल। इसमें क्या होता है? केले में नर और मादा युग्मक आपस में नहीं मिलते, निषेचन नहीं होता, सीधा भ्रूण बन जाता है और आगे आपको केला बना हुआ मिल जाता है। तो ये होता है अनिषेक फल। अगला है, फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है। तो फलों में मीठा स्वाद फ्रक्टोज की वजह से होता है। ऐसे पौधे जिनमें बीज तो उत्पन्न होते हैं पर पुष्प नहीं होते, ऐसे पौधे जिनमें बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं होते, उनको बोलते हैं अनावृत बीजी। लिवरवर्ट होता है,
लिवर वर्ड जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है दोस्तों, आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये 3-4 परीक्षाओं में पूछा गया था, तब मैंने ये उठाया था। मैं आपको बता दूंगा बाद में। ये होता है, कौन कौन सी परीक्षा है मुझे एक याद नहीं आ रही है, बाकी 3 पता है। एक तो आरआरबी में आपके आया ही था ये, और एक एसबीआई में था, एसबीआई पीओ में ये था। ये क्या होता है, लिवरवर्ट जो है वो ऐसा पौधा जिसमें जड़ तना पत्ती विभाजित ना हो, मतलब ऐसा पौधा दिखेगा आपको ना, तो आपको ये पता चलेगा इसकी जड़ है या इसका ये तना है या ये इसकी पत्ती है, इनमें विभाजित नहीं होता है ये। जैसे आप सीधे देखते हो किसी पेड़ को पहचान लेते हैं, इसकी जड़ है, ये इसका तना है, ये पत्ते हैं, ये ऐसा पौधा होता है। ऐसे पादप जो अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं उनको बोलते हैं अधिपादप। जो किसी दूसरे, मान के चलो एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने अमरवेल सुना होगा, जो किसी दूसरे पेड़ के ऊपर रहती है, तो इनको अधिपादप या एपीफाइट बोलते हैं। ये दूसरे पेड़ों पर निर्भर रहते हैं या दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं। चलिए, अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण हैं। अपस्थानिक मूल जो होती हैं ये है आरोही, कंदिल मूल और चूषक मूल। ये जस्ट आप माइंड में डाल लेना, वैसे इम्पोर्टेंट भी हैं लेकिन कभी आ जाए तो, क्योंकि आपका यही एक क्वेश्चन आपको 1 लाख या जितने भी हैं इसमें बच्चे उनसे आगे कर देगा। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, ये एंथोलॉजी बोला जाता है। मूसला मूल के उदाहरण हैं, मूसला जड़ों के उदाहरण, एक तरकू रूपी, कुंभी रूपी और शंकु रूपी, ये सब मूसला मूल के एग्जाम्पल्स हैं। पुष्प के भाग होते हैं, जैसे आपको दे देगा 4 ऑप्शन, उनमें एक में पुमंग दिया, पर्णवृंत दिया, पर्णछत्र दिया, पुंकेसर दिया, वो भी होता है। ये क्या है, ये पुष्प के भाग होते हैं। पुष्प के नर व मादा जननांगों का, पुमंग या पुंकेसर एक ही चीज़ होती है। वर्तिकाग्र है मादा जो जननांग है, उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं आई थिंक, और मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए, पुष्प के नर व मादा जननांगों का युग्म है, ये होता है पुमंग व जायांग। जायांग या वर्तिकाग्र की बात होती है, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, ये तो था आज के लिए बुलेट सीरीज जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस को देखा। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द 4 या 5 दिन में ही आपको 100 बायोलॉजी के, माफ़ कीजिएगा 1000 बायोलॉजी के और 1000 क्वेश्चंस ही मैं आपको फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के ये भी कराऊंगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें और साथ में हमारा भी फ़ायदा हो सके, जिससे कि हमें उत्साह मिलेगा, मोटिवेशन मिलता है आपसे। अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो इसमें हमारा ये फ़ायदा है कि हम आपके लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे। थैंक यू।